समिन जी, असदुल्ला मैंगल की मौत की लर्जा खेज दास्तान है। असदुल्ला मैंगल बलूचिस्तान के साबिक वजीर आला सरदार अताउल्ला मैंगल के बड़े फर्जंद और साबिक वजीर आला सरदार अख्तर मैंगल के बड़े भाई थे। और जब ये सानिया पेश आया उस वक्त असदुल्ला मैंगल की उम्र 19 साल थी और वो कराची में नेशनल कॉलेज में जेर तालीम थे। असदुल्ला मैंगल की कार बलकशीर मजारी के घर से थोड़े फासले पर पाई गई थी, जो बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। जब कार को खोला गया तो अगली सीट पर खून के धब्बे थे, लेकिन असदुल्ला मैंगल और उनके दोस्त अहमद शाह कुर्द दोनों ही गायब थे और तलाश के बावजूद वो कहीं न मिल सके थे और ना वो आज तक मिल सके हैं और ना ही उनकी लाश मिली। समीन, याद रहे ये वाकया पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी किताब अफवाहें और हकीकत में बयान किया है और इस किताब को अल्ताफ अहमद कुरैशी ने मुरतब किया है और ये तारीखी कहानी है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। असद मैंगल को सियासी बुनियादों पर पाकिस्तान का पहला जबरी लापता नौजवान करार दिया जाता है। असदुल्ला मैंगल के छोटे भाई सरदार अख्तर मैंगल का कहना था कि 1976 में वो 14 बरस के थे। उन दिनों जाहिर है कि मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, लैंडलाइन हर घर में नहीं होता था और उनके घर के टेलीफोन मुनक़ता कर दिए गए थे। उनका भाई असदुल्ला मैंगल टेलीफोन पर बात करने के लिए मोहम्मद अली सोसाइटी में बलकशीर मजारी के घर जाया करता था। 6 फरवरी 1976 की शाम भी वो वहां गया था। हमें ये इतला मिली कि असद की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। थोड़ी देर के बाद पुलिस आई और हमसे पूछने लगी कि असद कहाँ है। हम तो हैरान और परेशान थे कि एक तरफ टेलीफोन आया है कि उसकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है और दूसरी तरफ वो इस किस्म का कोई तासुर देना चाह रहे हैं कि हम मुलविस नहीं, कोई और मुलविस है। सरदार अख्तर मैंगल का कहना था कि जब हमने जय वकुआ पर जाकर गाड़ी देखी तो ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट दोनों पर ही खून के धब्बे थे। वाकया रात 8 बजे के करीब पेश आया था। इससे पहले अचानक इलाके से बिजली चली गई थी। इसी दौरान 2 गाड़ियां आईं, एक ने रोड ब्लॉक किया, दूसरी ने फायरिंग की। एक चश्मदीद गवाह जो तालिब इल्म था उसने ये मंजर बयान किया था। जिस रोज असद मैंगल का वाकया पेश आया उस रोज वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो कराची में थे। अफवाहें और हकीकत में वो लिखते हैं कि उन्हें सिंध के वजीर आला गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने फ़ोन पर बताया कि कराची शहर में कोई गैर मामूली वाकया हुआ है। वजीर आला सिंध को सूबाई इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने बताया था कि सरदार अताउल्ला मैंगल के साहबजादे को बलकशीर मजारी के घर से अगवा किया गया है, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि अगवा करने वाले कौन लोग थे। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई के मुताबिक एक ऐनी शाहिद ने पुलिस को इतला दी थी कि असदुल्ला मैंगल अपने दोस्त अहमद शाह कुर्द के साथ वकुआ की रात बलकशीर मजारी के घर आए थे। बलकशीर मजारी घर में नहीं थे। कहा जाता है कि किसी ने घर का दरवाज़ा खोला और असदुल्ला अपने दोस्त के हमरा अंदर जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में दोनों बाहर निकले और अपनी कार में सवार हो गए। जो ही घर का दरवाजा बंद हुआ, गोलियां चलने की आवाज आई। साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की किताब के मुताबिक अगले रोज वजीर आजम ने पिशावर जाना था और उन्होंने फौज के सरबराह जनरल टिक्का खान से कहा कि वो पिशावर में मिले। पेशावर में जनरल टिक्का खान ने दूसरे रोज जुल्फकार अली भुट्टो से मुलाकात की और भुट्टो को बताया कि बलूचिस्तान में मौजूदा कमान का कहना है कि अगर वो असदुल्ला मैंगल और उसके साथी को तहकीकात के लिए गिरफ्तार कर ले तो फौज को मतलूबा इतलात मिल जाएंगी, जिनकी बुनियाद पर झालामा और शायद सारामा में होने वाली शरअंगेजी को यकीनी तौर पर ख़त्म किया जा सकेगा। फौज का ख्याल था कि इस मकसद के लिए दोनों को गिरफ्तार करना बेहद जरूरी था। जनरल टिक्का खान ने वजीर आजम को बताया कि फौज को उनके कराची में क़याम के बारे में इल्म था और वहां से उसे गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया गया। जनरल टिक्का खान ने कहा कि ज़हरी तौर पर वैसा ही हुआ जैसा मंसूबा तैयार किया गया था। फौज का ख्याल था कि जब इन दोनों की कार चलेगी तो जरा आगे जाकर एसएसजी की टीम अपनी कार को आगे लाकर रोक लेगी और फिर इन्हें जबरदस्ती अपनी कार में डालकर कोटा पहुंचाया जाएगा, जहां इनसे पूछगछ की जाएगी। ताम फौज ये नहीं सोच सकती थी कि असदुल्ला मैंगल और उनका साथी मुसल्लह होंगे। जो ही एसएसजी की गाड़ी ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और उसे रोकने की कोशिश की, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उसके जवाब में सिर्फ अपने दिफा की खातिर एसएसजी टीम ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुए और जख्मों की ताब ना लाते हुए उनमें से एक मौका पर और एक ठट्ठा की तरफ जाते हुए रास्ते में जाँ बहक हो गया।
ایس ایس جی نے انہیں کوٹا جانے والے راستے میں کہیں رات کے اندھیرے میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ حکم اوپر سے آیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب افواہیں اور حقیقت کے مطابق وزیر اعظم بھٹو کو متعلقہ سینئر افسران کا مشورہ تھا کہ حکومت اسد اللہ اور ان کے دوست احمد شاہ کرد کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرے اور کہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان بھاگ گئے ہوں اور وہاں پکڑے گئے ہوں۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے جواب دیا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں اور عین ممکن ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ واقعہ پورا یا ادھورا دیکھا گیا ہو۔ مزید یہ کہ ان کی کار مل چکی ہے جس میں خون کے دھبے ہیں، خود لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ کیا ہوا تھا اور عوام کبھی اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ قتل ہونے والے خود افغانستان چلے گئے تھے یا انہیں زبردستی بھیجا گیا تھا۔ راولپنڈی میں وزیر اعظم بھٹو سے فوج کے نامزد آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے ملاقات کی اور معاملہ دبانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر یہ واقعہ عام ہو گیا تو اس سے بلوچستان میں فوجی کارروائی کا عمل رک جائے گا۔ اسد اللہ مینگل کے بھائی سردار اختر مینگل نے بتایا تھا کہ ان کے والد سردار عطا اللہ مینگل ان دنوں حیدرآباد سازش کیس میں قید اور کراچی جناح اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ان کو اسد نے آگاہ کیا تھا کہ ان کا تعاقب کیا جاتا ہے۔ والد نے انہیں اپنا خیال رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ ان کے والد جیل میں تھے، چھوٹا بھائی منیر اور دو چچا پہاڑوں میں تھے۔ اسد گھروں کو سنبھالنے والا تھا اور وہ اس وقت نیشنل کالج کراچی میں طالب علم تھا۔ گرفتاری کا خدشہ تو تھا لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس طرح غیب یا مارا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پتہ نہیں چلا اور نہ ہی حکومت نے کبھی رابطہ کیا اور نہ آج تک اسد اللہ مینگل اور اس کے دوست کی موت کا معمہ حل ہو سکا۔ سردار اختر مینگل بتاتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل حمید گل نے ARY پر ان کے ساتھ ایک پروگرام میں اعتراف کیا تھا کہ وہ اسد کو زخمی حالت میں مظفر آباد کشمیر میں جلالی کیمپ لائے تھے اور تشدد میں ان کی ہلاکت ہو گئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب افواہیں اور حقیقت کو مرتب کرنے والے الطاف احمد قریشی لکھتے ہیں کہ اسد کے واقعے میں بھٹو کے ملوث ہونے کا کوئی شک بھی نہیں تھا ورنہ فوجی حکومت اس میں ان کو ملوث کر دیتی۔ الطاف احمد قریشی کے مطابق اس واقعے کا ذمہ دار بھٹو نہیں جنرل ضیاء الحق تھا جس نے 19 سالہ معصوم طالب علم اسد اور اس کے دوست کی جان لی تھی۔ سامعین، ہمارے ملک میں وزیر اعلیٰ جیسے طاقتور لوگوں کی اولادیں سیاسی انتقام کا شکار ہو جاتی ہیں، وہاں غریب عوام کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ سامعین، یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ بڑوں کی سیاسی رنجشوں کی وجہ سے بلوچستان میں ان کی اولادیں انتقام کی بھینٹ آج بھی چڑھ رہی ہیں۔ آخر میں پروردگار سے التجا کرتے ہیں کہ اے رازق ہمارے ملک پاکستان میں امن قائم فرما، آمین۔ سامعین، اس تاریخی ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔